नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष द्विवेदी। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। सबसे पहले चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली सरकार ने जीडीपी के पहले एडवांस एस्टिमेट के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था 9.2% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी, क्योंकि वित्त वर्ष 2021 में 7.3% की गिरावट थी। हालांकि आरबीआई का और आईएमएफ दोनों के 9.5% के जो एस्टिमेट हैं उसके हिसाब से कम है, लेकिन देख लेते हैं आगे और क्या क्या एस्टिमेट लगाए गए हैं। फार्म सेक्टर ग्रोथ की बात करें तो -8.5 थी, जो बढ़कर 14.3 रही। अगर बात करें माइनिंग सेक्टर की, फिर वो भी -8.5 थी, बढ़कर फिर से 14.3 का अनुमान है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, वहाँ पे भी ग्रोथ -7.2% थी और अब बढ़ के 12.5% आ गई है। तो अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े जो हमने कहा कि आरबीआई 9.5 कर रहा था, लेकिन 9.2 के हिसाब से आए। एक और बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हम वाई ऑन वाई कंपैरिजन कर रहे हैं तो पिछला साल बहुत ज़्यादा कोरोना से ग्रस्त था, इसलिए उनके जो आंकड़े हैं वो आपको नेगेटिव में मिलेंगे, इसलिए उछाल भी ज़्यादा मिलेगा। इसलिए इन आंकड़ों को सही तरीके से देखना भी बहुत ज़रूरी है। सरकार ने एडवांस एस्टिमेट के जो आंकड़े जारी करे हैं उसमें और क्या क्या जानकारी मिल रही है हमें देख लेते हैं। माइनिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में आपको मैंने बताया, -7.2 से बढ़कर 12.5 है। कंस्ट्रक्शन ग्रोथ की अगर बात करें, ये -8.6 थी, 10.7 हो गई है। जैसा कि मैंने कहा कि इन आंकड़ों को सही पर्सपेक्टिव से देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे साथ इसको सही तरीके से पर्सपेक्टिव से जोड़ने के लिए मैथिली भुसनिर्मा जो हमारी कंसल्टिंग एडिटर हैं ईटी नाउ की, और स्वागता भट्टाचार्य जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट एक्सिस बैंक के, दोनों जुड़ गए हैं। मैथिली मैम, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा, क्योंकि जो इससे पहले वाला ईयर था वो बेस ईयर था, वो वैसे नेगेटिव में है, तो ये नंबर्स को सही पर्सपेक्टिव में देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे और हमारे दर्शकों के लिए आप एक जरा इसको पर्सपेक्टिव दीजिए, किस तरीके से देखें हम इस नंबर्स को। क्या ये अच्छे आंकड़े हैं दिखने में, या क्योंकि बेस ईयर खराब था इसलिए ये बड़े दिख रहे हैं? नहीं, ये जो जनवरी में जो एडवांस एस्टिमेट्स आते हैं जीडीपी, ये परहैप्स फर्स्ट टाइम है कि हम रियल ग्रोथ नहीं देखते। इसमें हम सिर्फ नॉमिनल ग्रोथ इसलिए देखते हैं क्योंकि इस नॉमिनल ग्रोथ नंबर के, जीडीपी नंबर के बेसिस से ही सरकार अगले साल का जो बजट एस्टिमेट्स बनाएंगे, कितना खर्च करें, कितना रेवेन्यू मिलेगा, कितना फिस्कल डेफिसिट होगा, ये सब कुछ इस नंबर के बेसिस पे होता है। तो पहली बार है, समझो पूरे साल में पहली बार ये ऐसा जीडीपी नंबर है जब हम रियल ग्रोथ के बारे में सोचते नहीं या कम सोचते हैं, हम नॉमिनल जीडीपी नंबर पे ही फोकस करते हैं। तो इसके दो महत्व हैं। एक तो अगले साल बजट के प्रेपरेशन के लिए नॉमिनल नंबर जो है ये बेस होगा, तो इसके बेसिस पे हम प्रोजेक्ट करेंगे अगले साल कितना ग्रोथ होगा। और दूसरी बात इसकी ये महत्व है क्योंकि हमको जो फिस्कल डेफिसिट जो रेशियो है वो फिस्कल डेफिसिट एब्सोल्यूट नंबर डिवाइडेड बाय जीडीपी होता है। तो जब डिनोमिनेटर बढ़ जाता है तो फिस्कल डेफिसिट का रेशियो जो होता है वो कम हो जाता है। तो सरकार के लिए जब भी नॉमिनल जीडीपी नंबर ज्यादा होता है वो खुशी का मौका होता है, लेकिन आम आदमी के लिए इस बार इतनी खुशी की मौका नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग जो रियल ग्रोथ है, रिजर्व बैंक का एस्टिमेट था 9.5%, एज अगेंस्ट दैट रियल ग्रोथ आया है 9.2%। इसका मतलब रियल ग्रोथ आया कम लेकिन इन्फ्लेशन आया ज्यादा। इन्फ्लेशन तकरीबन 8% है। सो जिस खबर से सरकार को खुशी होगी कि अगले साल के बजट में उनको थोड़ा सा लीवे होगा, फिस्कल डेफिसिट इस साल का थोड़ा अच्छा रहेगा, उसी आंकड़े से आम आदमी को थोड़ा सा संकट में होगा क्योंकि हमको इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन जो है बढ़ रहा है, हमको ऑलरेडी उसका असर पड़ा है। और ये एडवांस एस्टिमेट्स में ये भी दोबारा ये रीइंफोर्स करता है कि हायर नॉमिनल नंबर 17.6 जो आया है वो रियल ग्रोथ की वजह से नहीं है, लेकिन हायर इन्फ्लेशन की वजह से है। तो सरकार तो खुश रहेगी लेकिन आम आदमी इतना खुश नहीं रहेगा। स्वागत सर, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। जो आरबीआई का एस्टिमेट था वो करीब 9.5 का था, उससे थोड़ा सा कम आया है, पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आप इस नंबर को किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो जैसे मैथिली मैम ने भी कहा कि ये एक्सपेक्टेड था। हम लोग हमारी जो खुद के फोरकास्ट थे वो भी 9.2% करीब थे। तो ये तो हमारे भी आरबीआई जैसे के मुताबिक हमारे भी पहले ओमिक्रॉन के पहले हमारा भी एस्टिमेट 9.5% था, 9.5%। लेकिन उसके बाद फिर ओमिक्रॉन आया, फिर हमारे अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लागू हो गए हैं। लॉकडाउन तो नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन होने वाले भी नहीं।
तो वो बात नहीं है। बात ये है कि बहुत सारे सर्विसेज जो हम जो आशा कर रहे थे कि जितने कॉन्टैक्ट सर्विसेज जो बोलते हैं कि टूरिज्म हो, हॉस्पिटैलिटी हो, होटल के बिजनेस हो, ये सब कि ये फिर से पूरी तरह आगे बढ़ेगा। और हम देख भी रहे थे कि एयर ट्रैवल बढ़ रहा था, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, लोग काफी ट्रैवल कर रहे थे, चारों तरफ होटलें फुल हो रही थी। वो फिर से वापस रिवर्ट कर गया है। उसी के लिए ये जो हमारे जो नंबर्स जो कम आए हैं वो उसी के लिए है। फोर्थ क्वार्टर में जितने जो आशा कर रहे थे उससे कम आया। इसका ये एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है कि लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो फिर से कम जाएगा। बाकी दूसरी जो इसकी जो अहम जो उसकी इम्प्लीकेशन है, जो मैथिली मैम भी कह रही थी कि हमारा रियल जो हमारे जीडीपी की जो नंबर्स हैं वो करीब करीब जो 2020 के जो नंबर थे, मार्च 2020 के जो नंबर थे पैंडेमिक के पहले, वो करीब करीब एक ही समान रहेगा। लेकिन हमारे जो नॉमिनल ग्रोथ है वो काफी बढ़ गया होगा। हाँ, अभी हमारा नॉमिनल ग्रोथ करीब ये साल के एंड में, मतलब मार्च 2022 में 240 लाख करोड़ के समान होगा, जो पहले इसके पहले 200 लाख करोड़ करीब हो रहा था। ये इन्फ्लेशन जो मैथिली मैम ने भी कहा कि ये इन्फ्लेशन के लिए है, लेकिन नॉमिनल ग्रोथ जो इनकम है, और अब जो देखना होगा कि ये जो 40 लाख करोड़ जो 2 साल में जो हमारी नॉमिनल इनकम बढ़ी है वो कौन कौन सी इनकम सेगमेंट से बढ़े। हाँ, माने कि ये पूरे वाइड स्प्रेड रहा है या कहाँ से बढ़ा है, और इसके वो सेगमेंट्स पे इन्फ्लेशन जो अभी जो महंगाई की दर है वो कितना वो इरोड करता गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता लगाना कि पॉलिसी में जो बजट जो आ रही है, जो FY23 की बजट, वो किस तरीके से वो टारगेट्स को, वो सेगमेंट्स, इनकम सेगमेंट्स को जहाँ पे रियल इनकम लॉस हो रहा है वो किस तरीके से टारगेट करें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बन गई। मैथिली मैम, सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, जो सौगात सर ने बात करी कि ये एस्टिमेट जब बने हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से थोड़ा बहुत तो ओमिक्रॉन का जो नंबर्स हैं उसको फैक्टरिंग करा भी गया होगा इन एस्टिमेट्स पे, पर क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों में नंबर बढ़ रहे हैं और अब रिस्ट्रिक्शंस की आप लगातार बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसको भी रीच कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा और थोड़ा सा ये भी आंकड़े पहुँचना मुश्किल होगा सरकार के लिए? जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है उससे लगता है कि शायद मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप पिछले साल का हम देखेंगे तो डेल्टा तो ओमिक्रॉन से बहुत ज़्यादा भयंकर था, लेकिन फिर भी जो एडवांस एस्टिमेट्स सरकार ने जनवरी में दिए थे और जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स मई में आए, उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, अंतर नहीं है। जनवरी में जो आया था फिगर 194 था लाख क्रॉस, और जो मई में आया था 197 lakh crores ही था। That also in the time of Delta, which was far worse in terms of impact on the economy. तो हमको ये सोचना चाहिए हमारी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो है वो फेयरली गुड है। मैंने हम कई बार सोचते हैं हमारे देश में कुछ भी ठीक नहीं है, जीडीपी एस्टिमेट पर सभी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अगर आप पिछले साल के देखेंगे तो डेल्टा के बावजूद जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने एस्टिमेट दिया था उसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम था। तो ओमिक्रॉन का असर इकोनॉमी में इतना नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये नंबर मिल जाएगा, एडवांस एस्टिमेट्स रियलाइज होंगे, लेकिन मेरा यही आशा है कि ये रियल ग्रोथ थोड़ा ज्यादा होता और इन्फ्लेशन थोड़ा कम होता तो इतना अच्छा होता। ये 17.6 अगर ग्रोथ 10% होता और इन्फ्लेशन 7% होता तो वो बहुत खुशी की बात होती। लेकिन अभी हमने देखा है रियल ग्रोथ थोड़ा सा कम है एस्टिमेट से और इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा है। तो सरकार के लिए खुशी की खबर है, लेकिन जैसे मैंने बोला आम आदमी के लिए इतनी खुशी की अवसर नहीं है। सौगात सर, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे लेना चाहूँगा। अभी हम कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स भी सुनने में आ गई थी कि क्योंकि ओमिक्रॉन के नंबर आए हैं इस वजह से सरकार भी फिस्कल डेफिसिट पे थोड़ा सा हिट ले सकती है आने वाले समय में। आपको भी क्या इस प्रकार की उम्मीद लगती है कि ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ा बहुत उस नंबर पर फर्क आएगा? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये जो 6.8% हमारे सेंटर की फिस्कल डेफिसिट की जो नंबर्स हैं, वैसे आप यदि मैंने उनको उसकी बटावरा करें कि एक्सपेंडिचर साइड से और रेवेन्यू साइड से, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट में काफी गैप आ गया है, जितना 1.7 लाख करोड़ वो जितने वो किए थे वहाँ पे कम पड़ेगा। लेकिन मेरा अंदाजा है कि जितना एडिशनल सब्सिडीज गए हैं, जितना एडिशनल फूड एक्सपेंडिचर्स में गया है, वो सब मिला के भी मेरा अंदाजा है कि सरकार ये 6.8% को ब्रीच नहीं करने वाली वहां पे, क्योंकि ये वो किसी ना किसी तरह से
वो सामने लेके मैंने ऐसा करना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग पहले देखे थे कि फूड सब्सिडी थोड़ा बहुत एफसीआई के खाते में चला जाएगा या कुछ अलग एक्सपेंडिचर एनएचआई के खाते में चले जाएंगे, ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना भी यदि कुछ शॉर्टफॉल पड़े भी वो 6.8 हिलने वाला नहीं है। बाकी तरह से जो डायरेक्ट टैक्सेस और जीएसटी कलेक्शंस में जो जितनी बढ़त आई है, बहुत बहुत इनकी जो बजट के नंबर थे से कई गुना ज्यादा यहाँ पे ये टैक्स कलेक्शंस में ये आएगा और वो हेल्प करेगा कि जितना ये गैप जितने हो डिसइन्वेस्टमेंट के गैप और एडिशनल सब्सिडी के जितने एक्सपेंडिचर्स के गैप हो वो करीब करीब कवर कर लेंगे। और बाकी है दूसरा जो जितना जो चीज है वो थोड़ा बहुत इधर उधर खाते पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके वो 6.8 मैनेज कर लेंगे। फिर हमारा जो मैथिली मैम ने कहा कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी उनका 14.4 एस्टिमेट था, अभी ये 17.6 दिख रहा है नॉमिनल ग्रोथ। तो वहां पे भी उनको थोड़ा सा कुछ बेसिक एक दो अपने जो 6.8 है वहां से 6.7 या वैसा कुछ नंबर कुछ होने की आशंका है। तो ये सब मिला के 6.8 करीब खड़ा रहेगा। अगले साल उनका क्या स्ट्रेटेजी रहे कि आप जैसे कहा कि मैंने कंजम्पशन पे कैसा असर, इसका कितना असर पड़ेगा। अगले साल की उनकी फिस्कल डेफिसिट 6.8 ही रखे या 6.5 करे या जैसे भी करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि उनके अगले साल के नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कितना, उनका क्या एजम्पशन है और बाकी उनके स्पेंडिंग के तरीके से उनकी क्या नजरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना ये FY23 बजट। मैथिली मैम, एक क्विक सवाल मैं आपसे लूँगा जाने से पहले कि डेवलपमेंट टारगेट को अगर देखें इस समय, क्या आपको लगता है कि ओमिक्रॉन की वजह से जो एलआईसी डिसइन्वेस्टमेंट है वो इस फिस्कल में ना हो पाए, या उस पर आपको लगता है कि जो टारगेट है अभी 1.75 लाख करोड़ का उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है? ओमिक्रॉन की वजह से नहीं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर, ब्यूरोक्रेटिक लेथार्जी, रेड टेप वगैरह जो है उस वजह से एलआईसी के आईपीओ में शायद मुश्किल है इस फिस्कल में हो। क्योंकि अगर हम देखेंगे बाजार में जितनी तेजी आई थी इस साल में, यही मौका था गवर्नमेंट को कि एलआईसी की आईपीओ को तुरंत निकाले। लेकिन एलआईसी का आईपीओ अभी तक नहीं निकाला, अभी सिर्फ 2 महीने रहते हैं तकरीबन। तो मेरे को लगता है मुश्किल, अगर सरकार कोशिश करे, पूरी एनर्जी उस पर डिवोट करे, तो एलआईसी का अगर आईपीओ निकल सके वो सबसे बेहतर रहेगा। कैसे, जैसे हमने देखा है फेडरल रिजर्व भी इंटरेस्ट रेट रेज की कोशिश में है, तो मार्केट की जो तेजी जो हमने देखी पिछले साल अगले साल नहीं होगा। तो एलआईसी की आईपीओ को जितनी जल्दी निकाल सकते हैं वो ही अच्छा रहेगा। डिसइन्वेस्टमेंट का पूरा टारगेट तो नहीं हम अचीव करेंगे, लेकिन एलआईसी का आईपीओ तुरंत निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैथिली मैम एंड स्वागत सर, आप दोनों का इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को और हमको भी समझाने के लिए कि इसके आखिर मायने क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब बदलते देश की, बढ़ते देश की। देश आगे बढ़ रहा है क्योंकि बदल रहा है। आपको भी अगर पढ़ना है तो देश के साथ बदलना होगा और ऐसे ही बदलते भारत की तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। ज़माना अब सस्टेनेबिलिटी का है। अब बात होती है कि आपकी टेक्नोलॉजी कितनी ग्रीन है, और इस ग्रीन टेक्नोलॉजी में अगर सबसे ज़्यादा सेंध आपको लगा पाया है तो वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और उसमें सबसे बड़े हैं इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स। आज से कुछ समय पहले तक हम ये बात करते थे, हम कई बार ऑटो एक्सपो में जाते थे तो गाड़ियाँ देखते थे कि शायद आगे आने वाले समय में एक गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आएगी जो बहुत तेज़ चलेगी। हम टेस्ला के बारे में सुनते थे, लेकिन हिंदुस्तान में उस तरह की किसी गाड़ी की डिमांड नहीं थी, ना ही प्रोडक्ट था। लेकिन अब समय बदल रहा है और पिछले साल में अगर आपने देखा हो तो कई सारी नए लॉन्चेस हुए, जिसमें सबसे बड़ा नाम था ओला इलेक्ट्रिक का। ओला इलेक्ट्रिक ने अपना 2 व्हीलर निकाला। ओला इलेक्ट्रिक का कहना है कि जो 2 व्हीलर है उसकी रेंज बहुत अच्छी है, उसकी ड्राइविंग जो स्टाइल है, और केवल ओला इलेक्ट्रिक का ही नहीं, अमिताभ कांत का भी ये कहना है कि 2025 तक ये हो सकता है कि मार्केट फोर्सेज ही शायद तक 2 व्हीलर स्पेस में पेट्रोल के स्कूटर्स को, पेट्रोल के 2 व्हीलर्स को ख़त्म कर दें। इसी सिलसिले में मैंने ओला के सीएमओ वरुण दुबे से एक खास बातचीत की थी। हम पहले उनसे उसकी बातचीत का एक अंश सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वरुण, कई सारे सवाल इस समय उठ रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक की डिलीवरीज को लेकर। फाडा जो कि फेडरेशन ऑफ डीलर अथॉरिटी है, एसोसिएशन है, उसने कहा है कि केवल 500 ही डिलीवरी हुई है, जहां आप क्लेम कर रहे हैं 4000 है। तो डिलीवरीज को लेकर क्या सच है इस समय?
उत्कर्ष, जैसे कि हमने पहले भी कहा है कस्टमर्स को कि 4000 के करीब हमने डिस्पैच कर दिए हैं दिसंबर में, जो हमारा दिसंबर कमिटमेंट को कवर करता है। मोस्ट ऑफ दीज आर या तो डिलीवर हो गए हैं या फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीशन स्टेज में है एंड विल बी डिलीवर्ड सून। ये जो 500 का नंबर है ये वाहन से आता है एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि सबको पता चले वाहन में क्या क्या नुअंस होता है। तो वाहन ओनली रिपोर्ट्स डेटा, ऑल स्टेट्स डोंट रिपोर्ट डेटा इनटू वाहन, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिपोर्टेड इनटू वाहन, एंड कुछ स्टेट जो थोड़े ओल्डर सॉफ्टवेयर में है उनका भी वाहन में डेटा थोड़ा लेट आता है। टिपिकली टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन टू परमानेंट टेक्स अबाउट अ मंथ, 4 वीक्स। हमने 15 दिसंबर को ये डिलीवरी शुरू करी है, सो इन अ रोलिंग पीरियड आई थिंक जनवरी एंड तक ये सब डेटा वाहन में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। बट ऑब्वियसली कस्टमर्स को स्कूटर्स मिल चुके हैं, कस्टमर्स काफी खुश हैं। सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हैं कि 2 बजे 3 बजे भी लोग हमें फोटोज भेज रहे हैं कि आई एम एक्साइटेड कि मेरा स्कूटर आ गया है। लोग राइड्स ले रहे हैं उसपे, सो वी आर क्वाइट एक्साइटेड एंड वी विल कंटिन्यू टू दिस थ्रू जैन एंड फेब एज वेल। वरुण, एक सवाल आया है कि जो ARAI की सर्टिफिकेशन में आपने कहा 180 की रेंज है, वो रेंज अभी 130 131 है, तो इस गैप को आप कैसे समझाएंगे? उत्कर्ष, ARAI इज एक इंडस्ट्री बॉडी है, सॉरी गवर्नमेंट बॉडी है जो कि सर्टिफाई करती है। उसका सर्टिफिकेशन इज अ लीगल रिक्वायरमेंट, राइट, एंड दैट सर्टिफाइड अ रेंज ऑफ 181 किलोमीटर्स। ये इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है, हर कोई मैन्युफैक्चरर ट्रेडिशनल या न्यू एज ARAI सर्टिफिकेशन में जो माइलेज या रेंज मिलती है वो क्लेम करते हैं। इंडस्ट्री में टिपिकली 30 से 40% वेरिएशन होता है बिटवीन व्हाट दे हैव एज ARAI सर्टिफिकेशन एंड जो रियल वर्ल्ड में मिलता है। ओला के केस में हमारा ARAI सर्टिफिकेशन ऑफ रेंज है 181 किलोमीटर्स। काफी कस्टमर्स को 135 मिला है जो हमारे डैश में भी मिलता है, और ट्रू रेंज जिसे हम बोलते हैं दैट इज ओनली वेरिएशन ऑफ 25%। सो हमारा वेरिएशन फ्रॉम दैट सर्टिफिकेशन इज द लीस्ट इन द इंडस्ट्री। एंड कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है, हर मैन्युफैक्चरर को ARAI सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, और हर मैन्युफैक्चरर का उस वेरिएशन से सिग्निफिकेंट वेरिएशन होता है फ्रॉम द सर्टिफिकेशन। 30 to 40%, हमारा सिर्फ 25% है। आखिरी सवाल मेरा, मैं आपको आप जाने से पहले कि जो फीचर्स हैं, ये बात कही जा रही है कि कोई सारे फीचर जो हैं जो गाड़ी में अवेलेबल नहीं है अभी, वो प्रॉमिस करे गए थे और अब कहा गया कि वो बाद में आएंगे, तो कब तक आएंगे वो फीचर्स के बारे में बताएंगे हमें? बिल्कुल उत्कर्ष, तो some of the software features, हमारा स्कूटर is a software platform just like it is a hardware platform, and not just in the coming months but the features that we've already promised will be coming in the next 6 to 9 months. But even more features will be built in as we learn and build new and things out for customers. So those are some of the discussions that we've had with customers. We've also shared this in the past with users as well as the press when we had done the media test rides. बहुत बहुत शुक्रिया वरुण हमसे बात करने के लिए और हमारे जितने भी डाउट थे उनको क्लियर करने के लिए। जी, थैंक यू उत्कर्ष, थैंक यू फॉर द टाइम। चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ क्रांति संभव, एडिटर टाइम्स ड्राइव, और निकुंज सांगी, ओनर GS 4 व्हील जुड़ गए हैं। क्रांति, मैं आपके पास सबसे पहले आता हूँ। मुझे याद है हमने कई ऑटो एक्सपो साथ में अटेंड करे हैं और वहाँ पे आपको एक प्रोटोटाइप दिखता था, एक भविष्य की गाड़ी दिखती थी, जिसमें हम कई बार कहते थे कि अच्छा ये भविष्य की गाड़ी है, इसको अब है ना सड़क पे दिखने में बहुत समय है। वो जो दृश्य था वो थोड़ा सा बदल गया है। अब हमें गाड़ियाँ दिखती हैं, गाड़ियाँ बिकती हैं और अब प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और अगर मैं पाइपलाइन की बात करूँ तो पाइपलाइन में तो 10-10, 12-12, 15-15 मॉडल ऑलमोस्ट हर मैन्युफैक्चरर की तरफ से, अगर मारुति को छोड़ दिया जाए अभी EVs के सिलसिले में। और 2 व्हीलर्स में भी सेम हालात हैं, नए प्लेयर्स भी हैं, पुराने प्लेयर्स भी हैं। क्या क्रांति, हम ये मान सकते हैं कि अगले 2 साल 3 साल अब EVs के साल हैं और वहाँ पर आपको इनोवेशन दिखेगा? उत्कर्ष, शुक्रिया इस चर्चा में बुलाने के लिए। यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है, क्योंकि वो प्रोग्रेशन हमने देखा है अलग अलग ऑटो एक्सपो में। जिस तरीके से हम लोग कुछ एक तो मीट प्रोडक्ट्स भी होते थे, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी के जो कॉन्सेप्ट्स होते थे बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होते थे, जो बताते थे कि आने वाला कल क्या होने वाला है। और वो कल कम से कम 2 व्हीलर सेगमेंट में हमने देख लिया है उत्कर्ष। जो नंबर्स भी बता रहे हैं, जिस तरीके का उत्साह भी देखने को मिल रहा है, वो कल जो है वो आज हम उस कल में पहुंच चुके हैं। अगर हम केवल 2 व्हीलर्स की बात करें, 4 व्हीलर्स में चर्चा बहुत है। और यहाँ जो हम चाहे बड़े जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पोर्टफोलियो की बात करें, उनके इंटेंशन की बात करें, और जो उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है, उन सभी लिस्ट को अगर हम जोड़ें
और प्लस इंटरनेशनली उन्होंने जिस तरीके के टाइमलाइन अपने आइस इंजन के लिए रखे हैं, वो सब अगर देखें तो आने वाले 2-3 साल बिल्कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ही जाते दिखाई दे रहे हैं। जहां कुछ साल पहले तक हम थोड़ा कंफ्यूज भी होते थे, अगर आपको याद होगा कई इंटरनेशनल ऑटो शोज से हम जब खबर करते थे, वहां हाइब्रिड्स को लेकर, फ्यूल सेल को लेकर भी काफी चर्चा होती थी। लेकिन जो अभी मूड लग रहा है इंडिया में आने वाले 2-3 साल में, चाहे वो 2 व्हीलर्स की बात करें या 4 व्हीलर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बोलबाला बिल्कुल रहने वाला है। निकुंज सर, मैं आपके पास आता हूँ। आपके वैसे तो कान पूरे देश में रहते हैं, तो कोने कोने की खबर आपको रहती है कि ज़मीन पे क्या चल रहा है। लेकिन अगर मैं छोटे शहरों की बात करूँ, अगर मैं अलवर की बात करूँ, वहाँ क्या अब आपके पास लोग आके कहने लगे हैं कि निकुंज सर एक गाड़ी दिखाइए जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, अब है ना, ये डीजल पेट्रोल नहीं लेना है, फ्यूचर इलेक्ट्रिक है? धन्यवाद उत्कर्ष मेरे को बुलाने के लिए। आप अलवर की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप तो अलवर से भी और गहरे चले जाएं, कस्बों में चले जाएं। आपको आश्चर्य होगा कि छोटे छोटे कस्बों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेसिफिकली 2 व्हीलर्स के छोटे छोटे आउटलेट्स खुल गए हैं और बहुत साइलेंटली एक ईवी रेवोल्यूशन रूरल एरियाज में हो रहा है, जो अपनी समझ में मेरे को नहीं लगता था कि इतनी जल्दी होगा। और जितनी भ्रांतियां थी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसलिए ईवी नहीं बिकेगी, महंगी है इसलिए नहीं बिकेगी, ऐसा लगता है वो सारी भ्रांतियां अपने आप स्वयं दूर हो गई हैं और लोग बाग 2 व्हीलर में स्पेसिफिकली उसकी तरफ इतना ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं कि जो लेगेसी प्लेयर्स हैं, हीरो है या बजाज है या टीवीएस है, वहां पे शोरूम का फुटफॉल ही कम हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही निकुंज सर आपने, क्योंकि हम अभी तक ये मानते थे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो केवल बड़े शहरों की बात है। क्रांति सर, मैं आपसे सवाल लूँगा, चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, प्रोडक्ट अब आ चुका है मार्केट में, आगे प्रोडक्ट आने भी वाले हैं, लेकिन अभी भी थोड़े डाउट हैं लोगों के मन में। लोग कहते हैं थोड़ा रुक के लेते हैं, ईवी लेंगे। अभी मेजर चैलेंजेस जो इस पूरे ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, और वो क्या वो सही तरीके से अब जो स्ट्रैटेजी है वो बन चुकी है इन चैलेंजेस को देखने के लिए? अगर हम नंबर्स को देखें जो अभी रिलीज हुए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्पेशली मैं 2 व्हीलर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 4 व्हीलर्स के नंबर उत्साहवर्धक जरूर है, लेकिन वहाँ जो रेशियो है बहुत छोटा है, 3% 4% के आसपास हमने पिछले वित्त वर्ष में देखा था। लेकिन यहाँ अगर हम केवल 2 व्हीलर्स की बात करें तो एक चीज बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, जिसको आगे हमें स्टडी करना चाहिए, कि अगर हम चाहे वो फेम 2 हो या स्टेट्स की सब्सिडी हो, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हम जो 100 जो भी 125 से ऊपर 130 132% का जो ग्रोथ देख रहे हैं, उसमें लगभग 1.5 लाख 1,40,000 के आसपास जो बाइक्स या ई बाइक्स बिकी हैं वो हाई स्पीड वाली है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर जिस तरह के परफॉर्मेंस हम आमतौर पर इंटरनल कंबशन वाले स्कूटर्स या बाइक्स को देखते हैं, उस तरह के प्रोडक्ट्स लोग खरीद रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा, हो सकता है सब्सिडी भी बड़ी वजह हो, लेकिन जो कस्टमर्स हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट्स की तरफ अपना मन बना चुके हैं। इसके अलावा एक और इस पॉइंट से मैं जो उससे अपनी धारणा बना रहा हूँ वो ये कि कस्टमर्स एक ट्राइड एंड टेस्टेड ब्रांड या एक बढ़िया नेटवर्क से भी एसोसिएट होना चाहते हैं। जैसा हमने देखा कुछ साल पहले तक 2 व्हीलर्स में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं थे, और ऐसे में आप अगर देखें जो ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स अभी बिके हैं पिछले साल, वो ऐसे हैं जो उन्होंने नेटवर्क, आफ्टर सेल्स में अपनी पहुंच, अपनी पकड़ और एक पैठ बना ली है। तो कस्टमर्स के लिए जरूरी है कि आफ्टर सेल्स का उनको भरोसा मिले, बैटरी लाइफ की गारंटी उन्हें मिले, और एक तरह वो ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो एक टाइम में जो एक इमेज था, जो चाइनीज प्रोडक्ट आके यहाँ पर डंप किया जा रहा है, वैसे वाले प्रोडक्ट से लोग दूर जाना चाहते हैं, रिलायबल प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहते हैं, और मुझे लगता है उसी के ऊपर सभी कंपनीज को कैपिटलाइज करना चाहिए, स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए। चलिए, मैं इस चर्चा को और आगे ले जाना चाहता था, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास समय की कमी है, तो मुझे इसको यहीं रोकना पड़ेगा। पर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे आगे आने वाले शोज में। क्रांति सर, निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केवल छोटे शहर नहीं, अब कस्बों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में लोग पूछ रहे हैं, और जहां डिमांड होती है सप्लाई अपने आप आ जाती है, और सप्लाई के प्लान्स आपको दिखे रहे हैं। स्वदेश खबर के इस एडिशन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखें और याद रखें, कोरोना गया नहीं है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का लगातार और बहुत सख्ती से पालन करना है, और देखते रहिए 18 स्वदेश।